हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम अनीशा जड़सेना है और मैंने एसबीआई क्लर्क 2016, आईबीपीएस एसओ 2017 एंड आईबीपीएस पीओ 2020 क्लियर किया हुआ है। बात करते हैं अब कि हमारे एग्जाम्स कौन कौन से हैं। तो अभी तक के तो आपको पता है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है एक, तो जिसका फॉर्म भराना भी शायद बंद हो चुका है, अब नहीं भरा रहा है, और उसके एग्जाम्स की डेट अभी पोस्टपोन हुई है, तो वो नोटिफिकेशन आएगा उसका कब डेट है। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क की डेट आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म्स भी फिलअप कर दिए होंगे, तो अब ये ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है। अभी तो सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी के फॉर्म्स आए हैं, अब आगे आपके आईबीपीएस पीओ के आएंगे, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, सबके फॉर्म्स आएंगे धीरे धीरे। तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और इस बार आपको ये ठान के चलना है कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, और सिलेक्शन लेना ही है, ये इसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके एग्जाम्स में, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके जो पीओ और क्लर्क के एग्जाम होते हैं उसके लिए। अगर इसके अलावा आप आरबीआई या सेबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट्स अलग हैं, बाकी उनके भी प्री एग्जाम्स में ये 5 सब्जेक्ट्स आते ही हैं। ठीक। आरआरबी में आपका कंप्यूटर नॉलेज अलग से आता है, बाकी एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज अलग से नहीं आता है, वो रीजनिंग के साथ मिक्स हो जाता है, और मेन उसमें रीजनिंग ही रहता है। आरआरबी में आपको कंप्यूटर नॉलेज रहता है, और आरआरबी के पेपर में आपको इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल रहता है। आप चाहें तो इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं या हिंदी लैंग्वेज का भी पेपर दे सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक आप चूज कीजिए। और जो आपका स्ट्रांग है इंग्लिश और हिंदी में से, जो भी आपका स्ट्रांग है, जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनकी हिंदी स्ट्रांग रहती है, तो वो हिंदी का ही पेपर दें। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती, यहाँ पे आपको जरूरी है कि सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है आप उसी को चूज कीजिए। अब बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनिंग में कितने सारे टॉपिक्स आते हैं, तो रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। रीजनिंग सबसे पहले तो ना ये आप समझ लीजिए कि रीजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जितने भी 5 सब्जेक्ट आपने देखे ना अभी प्रीवियस स्लाइड पे, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग ही होता है। उसमें बस प्रैक्टिस जरूरी है आपकी, आप कितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, मैं दिन में मतलब 1 से 2 घंटे तो मिनिमम मान के चलिए, मैक्सिमम मैं 2 घंटे रीजनिंग को देती थी, और उस बीच में मैं 4 से 5 पजल सॉल्व कर लेती थी, और कोई भी एक टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगते थे। तो जैसे अब आपको, अब क्या है, दिन ब दिन पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले रीजनिंग बहुत इजी आती थी, मतलब जब 2016 में मेरा एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ था ना, अभी के कंपैरिजन में उस टाइम का पेपर बहुत इजी था। मतलब ना, अगर आपको वो वाला पेपर दे दिया जाए ना अभी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बच्चों वाला पेपर है, ये लगेगा आपको। लेकिन तब फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं थी पढ़ाई के लिए। आज फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, आपको हर चीज अवेलेबल हो गया है। घर पे ही आप बैठ के कोचिंग कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सो आज जो फैसिलिटीज हैं पढ़ाई के लिए, उस हिसाब से आज का लेवल भी सही है एग्जाम का। बस यही है, मैं बार बार बस यही बोलूंगी कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग में आप क्या कीजिए, डेली, मतलब आप एक तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। आपके घर पे जितने भी जो भी आपके काम रहते हैं, उन कामों के अलावा फिर उसके बाद सब सारे काम खत्म हो गए, उसके बाद फिर आपके पास कितना टाइम बच रहा है पढ़ाई करने के लिए, वो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 5 घंटे 6 घंटे जितना भी है, 8 घंटे हैं, अगर हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दीजिए, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दीजिए, 2-2 घंटे डिवाइड कीजिए, और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में डेली आप
ठान के चलिए कि ना डेली आपको पजल सॉल्व करना ही है, और एक नहीं 4 से 5 पजल सॉल्व करने, और सारे अलग अलग पजल सॉल्व करने। मतलब एक पजल आपका सिटिंग अरेंजमेंट का होना चाहिए, एक पजल आपका ये रैंकिंग का होना चाहिए। इस तरह से जो भी अलग अलग टॉपिक होते हैं, मतलब रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो 5-6 पजल आप सॉल्व कीजिए एक दिन में। उसके बाद मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। मशीन इनपुट बहुत टफ होता है गाइज। मतलब ऐसा है ना कि एक लेवल उसका समझ में आ गया, दूसरा लेवल समझ नहीं आ रहा है, तीसरा लेवल समझ में आ गया लेकिन दूसरा लेवल ही समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसलिए मशीन इनपुट जरूर सॉल्व कीजिए, डेली एक मशीन इनपुट सॉल्व कीजिए। और सिलॉग के क्वेश्चन, सिलॉग बहुत इजी होता है। सिलॉग अगर आ गया ना आपके एग्जाम में, सिलॉग के 5 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ना आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें कौन सा टॉपिक है जो आपको स्कोर दिलाएगा, उस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मतलब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो टफ है उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। जो टॉपिक टफ लगता है उसकी प्रैक्टिस तो कीजिए, पर जो टॉपिक आपको इजी लगता है ना उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उस पर अपना कमांड इतना अच्छा बनाइए कि अगर वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो वो आपको स्कोर उस पर मिलना ही चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं एग्जाम में। सिलॉग सबसे इजी होता है, सिलॉग की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर सिलॉग आता है ना तो 5 क्वेश्चंस आते ही हैं, 5 क्वेश्चन जरूरी हैं। डेटा सफिशिएंसी बहुत इजी होता है। डेटा सफिशिएंसी में खास बात क्या है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना रहता है, आपको सिर्फ ये देखना रहता है कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स का यूज करके या दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट का यूज करके आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस यही बताना रहता है। तो डेटा सफिशिएंसी टाइम सेविंग है बहुत ज्यादा, मतलब टाइम बच जाता है उससे आपका। तो कुछ एग्जाम के टाइम में ना आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, और आप कौन सा टॉपिक आपको स्कोर दिला सकता है और कौन सा टॉपिक आपका टाइम खराब कर सकता है। जैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन एक टॉपिक है, यहाँ पे ना मैं हमेशा एग्जाम में मान के चलती थी कि ना मेरे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचा है तब फिर मैं स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में आती थी, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें पूरा पढ़ो पैराग्राफ को, फिर सारे ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद फिर एक एक को एनालाइज करो, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। और जरूरी नहीं कि मैं जिस ऑप्शन को टिक करूं कि हाँ ये सही है, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही सही हो। इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लगता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखिए और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के टाइम में ना इनफैक्ट मॉक जब आप देते हैं मॉक टेस्ट, तब भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट में भी, क्योंकि वहीं से आपको पता चलता है कि आप कौन सा टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा टॉपिक नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और बात करें जैसे यहाँ पे हो गया आपका पजल की बात करते हैं। पजल भी आप अपने घर पे तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन का 2-3 लाइन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे वो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि पजल बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब आप पजल बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो आपको उसमें मतलब ये है कि आप पूरी तरह से उसमें घुस जाते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं पजल बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, रीजनिंग के पजल्स, तो मैं पूरी तरह से उसमें घुस जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहता है कि टाइम है नहीं है कितना है। ये स्टार्टिंग में जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना तब होता था, पर एग्जाम के टाइम में ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज है कि एग्जाम में आपको ध्यान रहना चाहिए टाइम का। और जब आप पजल बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 2-3 लाइन पढ़िए। 2-3 लाइन पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि आपसे ये पजल पूरा बन जाएगा विद इन 2-3 मिनट्स, आपसे पजल बन जाना चाहिए। अगर 2-3 मिनट्स में आपसे पजल बन जाता है तो आप उस पजल को बनाइए और 5 क्वेश्चन उसके बना लीजिए, आपको 5 क्वेश्चन के स्कोर मिल गए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे ये पजल नहीं बनेगा तो बिल्कुल आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। कोई जरूरी नहीं पजल सॉल्व करना ही है आपको, मतलब एक आध पजल्स छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में जितने पजल्स हैं सबको छोड़ के आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। एक आध पजल्स जो आपको टफ लग रहे हैं, जैसे मुझे सर्कल वाला जो रहता था पजल, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाला, और फिर उसमें भी इनसाइड आउटसाइड फेसिंग रहते थे,
तो वो मेरे को थोड़ा टफ लगता था, तो वो मैं छोड़ देती थी हमेशा। मतलब ये रहता था मेरा हमेशा कि मेरे पास लास्ट में अगर टाइम बचा तो फिर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगी, या फिर अगर आगे चल के उससे ज्यादा कोई टफ पजल लग रहा है कि नहीं यार पिछला वाला तो इजी था, ये वाला ज्यादा टफ है, इसको नहीं बना पाएंगे, तो फिर पिछले वाले में आ जाओ, फिर पिछला वाला बनाओ। तो इस तरह से ये मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी थी कि रीजनिंग मैं कैसे सॉल्व करती थी, और आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसा करने का। देखिएगा शायद मेरी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प कर जाए। ठीक, अब और हाँ, ये अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज होते हैं, अल्फाबेट की जो कोडिंग होती है ना, वो हमेशा याद रखिए। मतलब A to Z कौन सा नंबर कहाँ, मतलब सॉरी, कौन से अल्फाबेट का नंबर कौन सा है, ये आपको याद होना ही चाहिए। मतलब कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर आपको, मतलब ना हर लेटर का नंबर आपको याद होना चाहिए। आपके सामने कोई भी वर्ड आए, आप तुरंत तुरंत उसके नीचे उसके नंबर लिख सकें, इतनी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए डेली। आप ना, जब तक आपको ये पूरा याद नहीं हो जाता ना, तब तक आप डेली कोशिश किया कीजिए कि अपना नाम या अपने घर वालों का सबका नाम लिख के नीचे नंबर लिखते रहिए। आपको अपने आप सारे लेटर्स का नंबर याद हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है। जब अल्फा न्यूमेरिक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें टाइम आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मतलब मुश्किल से ना 20 से 30 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपका, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको नंबर सारे याद होने चाहिए, वो जरूरी है। मशीन इनपुट की प्रैक्टिस डेली कीजिए, और रीजनिंग इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस डेली कीजिए। बहुत इजी है वो क्वेश्चन, रीजनिंग इनइक्वालिटी, उसमें वो भी बहुत स्कोरिंग है। बस वही है कि डेली प्रैक्टिस कीजिए इसकी, कोडिंग डिकोडिंग सारी चीजें। मतलब ना सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, वो रीजनिंग ही होता है। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है, उस पर वो डिपेंड करता है। अब रीजनिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं क्वांट की, जो सबसे टफ लगता है सबको। मतलब बहुत लोगों को टफ लगता है, सबको तो नहीं, मुझे भी लगता था थोड़ा सा टफ, एंड अभी भी थोड़ा लगता है मुझे टफ। मैं सच बता रही हूँ, मेरा ना क्वांट में, मतलब क्वांट ऐसा रहता है ना मेरा कि मैं पास हो जाऊँ। मतलब 20 क्वेश्चंस बन गए ना अगर क्वांट में, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है वो। पर मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। 40, या मेंस का एग्जाम है तो 40 में 35 क्वेश्चन, या 40 में 40 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हैं। वही है कि डिपेंड करता है किसका किस पे कमांड अच्छा है, किस सब्जेक्ट पे, किसकी प्रैक्टिस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छी है। सो यहाँ पे भी प्रैक्टिस ही मैटर करता है। पर यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं, सबसे पहले तो अगर आपका क्वांट बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप सबसे पहले तो किसी अच्छे एजुकेटर को फॉलो कीजिए, और वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बिल्कुल उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जो एजुकेटर्स होते हैं ना, अच्छे एजुकेटर्स की बात कर रही हूँ मैं, टॉप के एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, जिनको कई सारे बच्चे फॉलो करते होंगे, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। वो ऑलरेडी वो मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही टीचर बन जाए, उनको भी एक्सपीरियंस रहता है, एंड उनको पता रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं, उनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं क्या करती थी, मैं डेली क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, और आपका हो गया इनइक्वालिटी, और नंबर सीरीज, और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो 4 टॉपिक्स थे ना, ये 4 टॉपिक्स की डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली डेली प्रैक्टिस कीजिए। मतलब सिंप्लीफिकेशन के 20 से 25 क्वेश्चंस डेली बनाइए, और आपका इनइक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी के 20 इक्वेशन डेली सॉल्व कीजिए। नंबर सीरीज के 10 मिसिंग और 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, ये दोनों के 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आपको प्री में तो सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सारे टॉपिक्स आते हैं, अरिथमेटिक आता है बहुत, लेकिन मेंस में आपका सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। मेंस में आपका अरिथमेटिक के शायद 1-2 क्वेश्चंस आ जाए मुश्किल से, पर पूरा मेंस डेटा इंटरप्रिटेशन से भरा होता है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली 10 डेटा इंटरप्रिटेशन तो बनाइए ही। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, टाइम नहीं है, पूरा दिन मैथ्स बनाने में चला जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती जाएगी ना आपकी, आपसे जब क्वेश्चंस फास्ट फास्ट बनने लगेंगे, तो जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये आपका मुश्किल से आधे घंटे का काम है।
उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली डीआई के 10 क्वेश्चंस तो बनाइए ही, सिंपली डेली बनाइए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपका कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होता है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है। आपको ना सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए, कैसे फास्ट फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पूरे याद होने चाहिए। टेबल्स आपको 1 to 25 तक, एटलीस्ट 25 तक टेबल्स आपको पूरे याद होने चाहिए। और वैसे भी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहते हैं ना, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो आपको उनके टेबल ऐसे ही याद हो जाते हैं। मतलब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको याद हो ही जाएगा। जैसे कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 36 हो गया, 36 के टेबल मुझे याद है, पता नहीं क्यों, लेकिन ना बार बार 36 आ ही जाता था प्रैक्टिस करने के टाइम में। सो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं ना जिनका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो आपको उनके टेबल्स अपने आप याद हो जाएंगे। बाकी मिनिमम 25 तक का टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए। और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी ट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो सब देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्क्वायर, नंबर, क्यूब्स, ये सब आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए 32 तक का, एंड क्यूब्स आपको याद होने चाहिए 25 तक के। ये सब ना आपको बहुत हेल्प करता है जब आप ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं ना, तो आपको बहुत हेल्प करती है सारी चीज़ें। स्क्वायर और क्यूब्स टेबल ये आपको याद होना चाहिए। नंबर सीरीज डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नंबर सीरीज में कई सारे अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम का लेवल अब हाई होता जा रहा है, तो उस हिसाब से पहले जो पैटर्न आता था ना वो बहुत पुराना हो चुका है, अब वैसा नहीं आता है। अब नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसा नहीं कि एक रॉन्ग नंबर सीरीज दे दिया और उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, आपको 3 सीरीज देंगे और तीनों में ही आपको कुछ ना कुछ अलग अलग फाइंड करना रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस का लेवल अप होता जा रहा है दिन ब दिन। सो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इन 4 टॉपिक्स के अलावा, मतलब अभी जो मैंने बताया, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज और डीआई, ये 4 की तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे आपका हो गया बोट एंड स्ट्रीम, हो गया स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, कोई भी एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक के 30 क्वेश्चन, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आप बनाइए। मतलब अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं ना मैथ्स को टाइम, तो उस 1 घंटे में आधे घंटे में आप अपना ये 4 टॉपिक कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज। उसके बाद जो आधा घंटा बचा, उस आधे घंटे में आप कोई भी एक टॉपिक उठा के उसके 30 से 40 क्वेश्चन, या उस आधे घंटे में आपसे जितने क्वेश्चन बन जाते हैं उस टॉपिक के, वो बनाइए। पर डेली एक टॉपिक आप सॉल्व कीजिए उठा के, तो ऐसे आपकी मैथ की प्रैक्टिस बनी रहेगी। बाकी आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस देते ही हैं, आपको टास्क भी देते हैं, तो वो टास्क कंप्लीट कीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और मैथ्स में तो बस यही है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बहुत सारा मतलब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कब चेंज करना है, कब सिर्फ परसेंटेज से ही क्वेश्चन को बनाना है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, ये ऐसे आपको कोई भी नहीं समझा सकता। मतलब आपके एजुकेटर भी ना आपको ये तो बता देंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन कब कन्वर्ट करना है, किस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, ये जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। एक तो ये सारे पेपर्स में आता भी नहीं है, ये सिर्फ आता है आपके आरआरबी, पीओ और क्लर्क में। बाकी सारे एग्जाम्स में ये रीजनिंग के साथ मिक्स हो जाता है, और इसके ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब शायद एक आध क्वेश्चंस आ जाए, बाकी सारे रीजनिंग के ही क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। बस आरआरबी, पीओ और क्लर्क, इसमें अलग से सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर का, और उसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते और बहुत टफ नहीं रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब टॉपिक्स इसके क्या क्या हैं और उसको कैसे पढ़ना है। इसमें एक तो प्रैक्टिस करने का कुछ रहता नहीं है, इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है और याद रखना है। तो आप टॉपिक देख लीजिए, कंप्यूटर के कौन से टॉपिक आपको याद हैं, कौन से याद नहीं हैं। जो याद नहीं है उसको याद कर लीजिए, जो याद हैं उसके भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गूगल में मिल जाते हैं क्वेश्चंस, या किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो उनसे मिल जाते हैं क्वेश्चंस। क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब एमएस ऑफिस हो गया,
तो उससे रिलेटेड क्या MCQs आते हैं, वो सारे आप प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। कंप्यूटर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंप्यूटर बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ये आपका ईजीली हो जाएगा और स्कोरिंग भी है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे MS ऑफिस आता ही है कंप्यूटर में, तो MS ऑफिस से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एब्रिविएशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और कुछ हाँ जनरेशन्स हो गए, ईयर हो गए, कौन से ईयर में कौन सा कंप्यूटर आया था, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी हैं रटने वाली, तो वो आपको याद होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर DBMS हो गया, DBMS देख लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा वास्ट जो टॉपिक है ना उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी कंप्यूटर में तो ऐसा डिस्कस करने का ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बस पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इतने अच्छे से पढ़िएगा कि आपके माइंड में बैठ जाए सारी चीज़ें, आपको याद रहें। अब बात करते हैं हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज के। ये एक सब्जेक्ट है जो मुझे भी टफ लगता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी टफ लगता है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना उनको भी टफ लगता है। सो इस पर डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसके बाद आपका पैराजम्बल आता है, और आपका आ गया एरर डिटेक्शन आता है, प्रीपोजिशन रूल, पैराग्राफ कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक, टेंसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक एरर डिटेक्शन है जो आपका ग्रामर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, बाकी तो सारी रीडिंग स्किल चेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं। पर हाँ ये है कि आपका सब में ग्रामर का यूज जरूर होता है, इसलिए आपका ग्रामर का सबसे पहले तो आप अपना बेस क्लियर कीजिए ग्रामर का। टेंसेस हो गए, वॉइस है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन है, सारी चीज़ें, मतलब इंग्लिश ग्रामर आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ग्रामर के सारे रूल्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कहाँ पे किसका यूज़ होगा, कहाँ पे ऑन का यूज़ होता है, कहाँ पे इन का यूज़ होता है, कहाँ पे एट का यूज़ होता है, हर चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ग्रामर पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा, इंग्लिश की जब प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं ना तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, ग्रामर पूरा A to Z इंग्लिश ग्रामर आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर अब आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो डेली आप एक द हिंदू का आर्टिकल एक डेली पढ़िए। अगर आपके पास द हिंदू का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो द हिंदू एनालिसिस लाते हैं, डेली क्लासेस लेते हैं, तो उनको फॉलो कर लीजिए किसी भी एक टीचर को, और उनका द हिंदू का लेक्चर अटेंड कीजिए डेली, और द हिंदू के आर्टिकल पढ़िए। और आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं, जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता है, उनको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर उनके मीनिंग देखिए गूगल पे, डिक्शनरी में, जिसमें भी। उसके बाद फिर से उस आर्टिकल को पढ़िए, तब फिर आपको आर्टिकल समझ में आएगा। और हाँ, हमेशा ना कोशिश कीजिए कि आप आर्टिकल को पूरा समझने की कोशिश ना करें, आप उस आर्टिकल को जितना जल्दी पढ़ सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगेगा पर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एक आर्टिकल है, अगर छोटा आर्टिकल है तो 1 से 2 मिनट में, बड़ा आर्टिकल है तो 4 से 5 मिनट में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, क्योंकि एग्जाम में भी ना जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ें और फिर क्वेश्चन का आंसर दें, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी, अगर शॉर्ट आरसी है तो मैं आरसी को पढ़ लेती थी, स्टोरी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टोरी को पढ़ लो पूरा। लेकिन अगर लॉन्ग आरसी है तो पहले क्वेश्चंस को रीड कर लो, उसके बाद फिर आरसी को पढ़ना शुरू करते थे, और जहाँ पे किसी क्वेश्चन का कोई कीवर्ड मिल गया तो फिर उसके आंसर देना शुरू कर दो। फिर आरसी को पढ़ो, उसके बाद फिर कोई कीवर्ड मिला तो फिर आंसर दे दो। इस तरह से मैं आरसी को सॉल्व करती थी। तो आपको घर में भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। जब आप द हिंदू का आर्टिकल लेके बैठेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस तो मिल नहीं रहे, आपके सामने सिर्फ आरसी है, तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस आरसी को पढ़ें और उस आरसी का मीनिंग समझना है, जो सेंट्रल थीम है उस आरसी का, ऑथर क्या कहना चाहता है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको द हिंदू का आर्टिकल पढ़ना है, और ये डेली पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। और वोकैब जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है उसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, द हिंदू का आर्टिकल
पढ़ते टाइम नोट डाउन कीजिए, उसकी मीनिंग देखिए, और रात में सोने के पहले फिर से उन सारे वोकैब्स को एक बार पढ़ लीजिए, मीनिंग देखिए, पढ़ लीजिए, उनके सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ देखिए। ये तो हो गया आपका रीडिंग स्किल की बात। अब बात करते हैं इधर ग्रामर की। तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे एरर डिटेक्शन हो या पैरा जंबल हो, क्लोज टेस्ट हो, सबके मतलब कोई भी एक या दो टॉपिक उठा के डेली सबके 10 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इंग्लिश टफ नहीं लगेगा। और रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में डेली आप एक एसे लिखिए या एक लेटर लिखिए डेली, और हाथ से नहीं लिखना है उसको। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में टाइप कीजिए, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में टाइप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर अगर लैपटॉप है तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, और 30 मिनट्स में आपको एक एसे और एक लेटर लिखना रहता है, और कोई बहुत ज़्यादा लंबा तो रहता नहीं है, 200 वर्ड्स का एसे रहता है। तो डेली आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, एसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो जाएगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस डेली 5 से 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आप पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, सुबह एक बार पढ़िए और रात में सोने से पहले एक बार पढ़िए, वो आपको याद हो जाएंगे इडियम्स। लेकिन याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा इडियम आ जाए आपको नहीं पता है, कहाँ से क्या आ जाए। सो इडियम आपको इस तरह से याद होना चाहिए ना, कि जैसे आपका कोई मेन एक वर्ड है जिसके बहुत सारे इडियम है, जैसे डॉग है, डॉग के कई सारे इडियम्स होते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि डॉग से जो भी इडियम बनते हैं वो जनरली नेगेटिव सेंस में ही रहते हैं। सो अगर कोई ऐसा इडियम आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है, तो भी आपको इतना तो समझ में आएगा कि वो इडियम उस सेंटेंस में जो भी बोला गया है वो किसी नेगेटिव सेंस की तरफ है, तो आप उसके हिसाब से उसका मीनिंग बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, इसलिए डेली इडियम्स पढ़िए 5 से 10, सुबह एक बार और रात में सोने से पहले एक बार, तो आपको इडियम्स याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होंगी। और हाँ, द हिंदू के आर्टिकल्स स्टार्टिंग में पढ़ने में बोरिंग लगते हैं, मुझे भी लगते थे, सबको लगते हैं। सो क्या कीजिए, आप डेली छोटा आर्टिकल उठाइए, और कोई ऐसा आर्टिकल उठाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हो। जैसे बॉयज़ हैं जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट आता है, तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई आर्टिकल उठा लीजिए, इस तरह से पढ़िए। गर्ल्स हैं, गर्ल्स आपको अगर कोई ऐसा बॉलीवुड रिलेटेड कोई आर्टिकल है जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, या फैशन रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो ऐसा कोई आर्टिकल उठाइए, ऐसा कोई टॉपिक उठाइए जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता हो। धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट आने लगे तो आप फिर इकोनॉमिक आर्टिकल उठा के पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल ही आते हैं। सो हर तरह के आर्टिकल पढ़िए, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी उससे। अब आपका ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज की बात। डिस्क्रिप्टिव का मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्टिव डेली ऐसे टाइप किया कीजिए, और डेली सारे जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ सामने में आपके लिखे हुए हैं, तो सबके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए डेली, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। और घर में भी आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करें, कोई भी किसी से भी, चाहे आपसे आ रहा हो ना आ रहा हो, सामने में आपको क्या बोलते हैं, हाँ, सामने आपके कोई इंग्लिश में बात करने वाला हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में बात करें। क्या है, इससे ना इंटरव्यू में भी जब जब जाएंगे ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वैसे तो इंटरव्यू में कोई जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, वहाँ पे आपको ऑप्शनल रहता है कि आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप बात कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपका सामने से क्वेश्चन, इंटरव्यूअर जो भी हैं वो उनका क्वेश्चन ही आपको इंग्लिश में आ रहा है, तो आपको एक रहता है कि हम भी इंग्लिश में ही आंसर करें। तो इसलिए इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में बात करें घर में, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्लुएंट बोलने की कुछ दिनों में। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जनरल अवेयरनेस तो मेंस में आता है, प्री में तो आता नहीं है, तो हम जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस अभी से क्यों करें, बाद में करते हैं। पर ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप मेंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, प्री की नहीं, क्योंकि प्री जो है ना वो क्लियर होता ही है। जिस भी बंदे में मेंस निकालने की कैपेबिलिटी है उसका प्री क्लियर होगा ही, इसलिए हमेशा मेंस की प्रैक्टिस कीजिए, प्री की प्रैक्टिस कभी मत कीजिए। प्री क्लियर होगा ही होगा आपका, अगर आपकी मेंस की प्रैक्टिस है तो। सो अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पढ़ना,
और बहुत स्कोरिंग भी है ये। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है ना कि आप चीज़ों को माइंड में रख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़े और भूल गए, वैसा नहीं, आप को याद रहती हैं चीज़ें, तो आपके लिए जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस ये है कि डेली जनरल अवेयरनेस पढ़िए, मतलब डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए और सुबह न्यूज़पेपर पढ़िए, और टीवी में भी अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो डीडी न्यूज़ देखिए। डीडी न्यूज़ में सारी काम की न्यूज़ आती है, मतलब जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये सब आपको डीडी न्यूज़ में आता है। सुबह 6 बजे जो डीडी न्यूज़ का आता है ना न्यूज़, वो आप देखा कीजिए आधे घंटे, वो सफिशियंट है। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़िए, और कोई भी एक करंट अफेयर के लिए किसी एजुकेटर को फॉलो कर लीजिए जिनका डेली करंट अफेयर का क्लास आता हो, और उनके करंट अफेयर को डेली देखिए। इसके बाद उस दिन से रिलेटेड, मतलब जैसे आज आपने करंट अफेयर की क्लास सुबह ले ली, न्यूज़ भी देख लिया, उसके बाद आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लीजिए। अब एमसीक्यूज आपको गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे एजुकेटर्स रहते हैं जो अपने एमसीक्यूज भी डालते हैं, बहुत सारी साइट्स में भी एमसीक्यूज आते हैं, टुडेज करंट अफेयर रिलेटेड एमसीक्यूज, ऐसा कुछ भी रहता है, तो वो आप एमसीक्यूज दीजिए उसके। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा। और करंट उसके बाद फिर जब डेली का आपका करंट अफेयर हो गया, उसके बाद फिर अब आप वीकली करंट अफेयर कीजिए, मतलब पूरे वीक का मंडे टू सैटरडे आपका एक करंट अफेयर हो गया एक वीक का, संडे को आप पूरे वीक का करंट अफेयर एक बार पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज दे दीजिए। और यही चीज आपको मंथली करंट अफेयर में भी करनी है। जब पूरा मंथ खत्म हो गया, अभी जून चल रहा है, जून खत्म हो गया 30 जून को, आप उसके बाद फिर 1 जुलाई को क्या कीजिए, पूरे मंथ का करंट अफेयर उठाइए, पढ़िए, उसके एमसीक्यूज दीजिए। तो इस तरह से ना जब आप एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो आपके माइंड में बैठने लग जाती है। आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है, बस बार बार जब आप वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी उसी को पढ़ेंगे ना, तो अपने आप आपके माइंड में बैठ जाएगा, और आपको क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा ना, तो आपको उसका आंसर भी याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा करंट अफेयर आपके काम का है और कौन सा नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसे न्यूज आते हैं ना, फालतू के न्यूज, जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, तो उन सब पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस जो आपको लगता है कि आपके काम का है, जो आपके एजुकेटर आपको बता रहे हैं कि इसको पढ़ना है, तो उसको पढ़िए, उसको मत छोड़िएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मतलब पढ़ना है पूरा। स्टैटिक जीके आपको याद होना चाहिए। स्टैटिक जीके आप ये समझ लीजिए कि आपका डेली एक रूटीन बना लीजिए कि आपको आज नेशनल पार्क पूरे पढ़ने ही हैं, आज आपको कंट्री और कैपिटल पढ़ना है, आज आपको करेंसीज याद करनी है। तो इस तरह से आपका स्टैटिक नॉलेज का अलग डेली का आपका अलग अलग एक सेक्शन डिवाइड कर लीजिए, तो आपका स्टैटिक नॉलेज हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। बैंकिंग अवेयरनेस एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बस ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, मतलब उसको ना आप एक सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए, स्टोरी की तरह लीजिए। जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हो गया, तो पूरी वो स्टोरी ही है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, कैसे आरबीआई आया, कैसे एसबीआई शुरू हुआ, कैसे हमारे स्वदेशी बैंक चालू हुए। तो ये सब, इसको ना आप स्टोरी जैसा पढ़ेंगे ना, तो आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और याद भी होता जाएगा। सो ये तो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में ऐसा कुछ खास नहीं है, हाँ बस ये है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे करंट अफेयर में आपका बुक्स एंड ऑथर्स का एक क्वेश्चन आता ही है, अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आता ही है, रैंकिंग इंडाइसेस से आता ही है, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं रैंकिंग इंडाइसेस से। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कौन सा न्यूज़ पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ये आप देख लेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप डेली डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट जब डेली डेली पढ़ेंगे ना, तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तक तो हमने बात कर ली कि जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ा जाए, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को की स्ट्रैटेजी सुनी थी, लेकिन स्ट्रैटेजी ना आपको खुद बनानी होती है अपनी स्ट्रैटेजी। जैसे मैं आपको बता दूंगी कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वही फॉलो करें। आपकी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाइए, क्योंकि आपके घर में क्या क्या काम है, आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये आपको पता है। आपके पेरेंट्स को कितनी हेल्प चाहिए आपकी, कब आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी, कब पापा की हेल्प करनी है, उसके बाद फिर ये सब के बाद आपके पास कितना टाइम बच रहा है पढ़ने के लिए, ये चीज़ आपको पता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, देखिए अपना पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाइए,
दिन भर में आप कितने देर सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं। आप अपने घर में जो भी मम्मी की हेल्प कर लिए, पापा की हेल्प कर लिए, उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा है, फिर उस टाइम में सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वल टाइम डिवाइड कर लीजिए। जैसे इक्वल मतलब कि जैसे आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए उसको। जनरल अवेयरनेस को दे दीजिए 1 घंटे, 2 घंटे दे दीजिए, मतलब सुबह आप 1 घंटे एक बार पढ़ लिए, फिर रात में सोने के पहले एक बार और उसको रिवाइज कर लिए। इंग्लिश लैंग्वेज को 1 घंटे दे दीजिए। इस तरह से टाइम डिवाइड कीजिए और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस स्ट्रैटेजी को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। और एक चीज़ याद रखिए गाइस, एक बात मैं बताऊं, मन की बात है, मतलब मोदी जी वाली मन की बात नहीं है, मेरे मन की बात है। यहाँ पे ना अपना एक जो विक्टिम एटीट्यूड होता है ना, कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं कैसे पढ़ूं, मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास घर में इतना सारा काम रहता है, मम्मी काम बता देती है, पापा काम बता देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना ख़त्म कीजिए। आपके पास टाइम रहता है, टाइम सफिशिएंट है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी सिचुएशन एक जैसी रहती है, बिल्कुल नहीं, सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है और सबको पता है कि उनके घर की क्या सिचुएशन। लेकिन ना भगवान ने ना 24 घंटे ही बनाए हैं दिन के। अब वो चाहे, मतलब आइंस्टाइन के पास भी 24 घंटे ही थे दिन के, हमारे पास भी दिन के 24 घंटे ही थे। जो आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन भी है ना, उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे ही हैं। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके पास भी दिन के 24 घंटे ही हैं। तो टाइम सबके पास रहता है, बस ये है कि ना आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। कभी भी गिव अप मत कीजिए, अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और रही बात मतलब प्रैक्टिस कैसे करें, तो वो आपके ऊपर है। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर आपसे नहीं हो पा रही है प्रैक्टिस तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोचिंग ज्वाइन करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, बिना सेल्फ स्टडी के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी कीजिए, कभी भी गिव अप मत कीजिए। आपने अगर डिसीजन लिया है ना कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है बैंक एग्जाम की, आपको बैंक में सिलेक्शन लेना है, तो कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी कह ले कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल नहीं, किसी की बात पे ध्यान मत दीजिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और ना बिल्कुल भिड़ जाइए प्रैक्टिस में। अभी नहीं हो रहा है तो कभी तो होगा, इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, पर होगा जरूर। बस ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपको पता है ना कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या अचीव कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ जरूर अचीव करेंगे। वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो। ये मूवी का डायलॉग नहीं मार रही हूँ मैं, ये फैक्ट है। जब आप सच में चाहते हो ना, कोई चीज़ पाना चाहते हो, जब आप सच में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप उसको पाने के लिए कुछ भी करने को जब रेडी होते हो ना, तो वो आप चीज़ आपको ज़रूर मिलती है, वो आपको मिल के ही रहेगी। ये चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे लव हो, किसी में भी हो। आपको अगर जब भी दिल से कुछ भी चाहोगे ना, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप बोलते हो ना कि घर पे आपको पढ़ने नहीं देते हैं, टाइम नहीं मिलता है, काम बहुत रहता है, जब आपके पेरेंट्स को ये दिखेगा ना कि उनके बच्चे कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने करियर को लेके, तो वो खुद आपको काम बोलना बंद कर देंगे। वो खुद बोलेंगे कि जा बेटा तू पढ़ाई कर, मैं कर लूँगा बाकी काम को। तो ये चीज़ होता है, बस डेडिकेशन आपकी दिखनी चाहिए। पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश ज़रूर करेगी आपके ड्रीम से, पर वही है कि आपको वो अपनी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी कि आप उस चीज़ को पाने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, और आप मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं ना जब उस चीज़ को पाने के लिए, तो आपको वो चीज़ मिलती ही है। सो बस यही कहूँगी कि डोंट गिव अप, और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तब भी और एग्ज़ाम में भी, दोनों में ही टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम ना आपको अभी ज़रूर मिला है, बाद में नहीं मिलेगा। आज आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए, पता नहीं कल क्या होगा, कल टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ना कल पे किसी भी काम को मत टालिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।